क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 25% की कमी की जाती है, लेकिन कमी के बावजूद भी चीनी पर किए जाने वाले खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो चीनी के मासिक खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मतलब अगर इसको हम 100 पे लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की कमी की जाती है। तो अगर इसमें हम 25% की कमी करते हैं, 100 में अगर 25% की कमी करेंगे मतलब 75% इसका दाम हो गया। अगर 100 रुपया दाम था तो इसका दाम घट के कितना हो गया? 75 रुपया, ठीक है। और फिर कह रहा है इसी 100 में फिर ये वृद्धि 20% की वृद्धि हो रही है खपत में। तो अगर हम खपत में 20% की वृद्धि करते हैं, खपत में अगर 20% की वृद्धि करते हैं तो खपत कितना हो जाएगा? तो खपत हो जाएगा 120%। अब इस दोनों के बीच अंतर कितने का है? तो दोनों के बीच हमको 45 का अंतर आ रहा है। 75 और 120 में अंतर कितने का है? तो 45 का। मतलब इसका 75 था खर्च पहले, मतलब अगर इसका कमी हो गया दाम तो मतलब 75 ही खर्च होना चाहिए ना। 100 के बदले अगर दाम कमा तो 75 खर्च होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है इसका? 120, मतलब 45 ज्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है। तो यही हमको पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसी का हमको प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए तो 45 का हमको प्रतिशत निकालना है। तो 45 बटा, और किससे निकालेंगे? तो इस 75 से निकालेंगे। तो 45 बटा 75 गुने 100, ठीक है। 25 से 25 तिया 75 और 25 चौके 100, फिर 3 से 15 तिया 45 और 15 चौके कितना होता है? 60 होता है। तो यही 60% जो है वो वृद्धि हुआ है, ठीक है। और 60% दिया है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 60% वृद्धि, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, तीसरे वर्ष राजू के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और पुनः 20% की कमी की जाती है। वेतन में क्या परिवर्तन हुआ है? मतलब पहले वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। तो हमसे पूछ रहा है वेतन में क्या परिवर्तन हुआ है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट आप फॉर्मूला का यूज करिएगा कि जो भी आपको परसेंटेज वृद्धि और कमी दिखाएगा उसको प्लस माइनस करके लिख लीजिएगा, और उसके बाद माइनस में दोनों को गुना कर करके और बट्टा में 100 दे देना है, ठीक है। ये तो 20 से 20 कट हो गया, प्लस से माइनस, और ये 20 पंचे 100 और 5 चौके 20। तो यहाँ पे कितना है? -4, मतलब 4% का कमी हो रहा है। माइनस में आएगा तो कमी होगा, ठीक है। तो 4% की कमी ए ऑप्शन में दिया है, तो ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एकदम शॉर्टकट ट्रिक से हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। तो वीडियो के शुरू में बताया कि 15 सेकेंड में आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 सेकेंड में आपको आंसर आ जाना है। नेक्स्ट है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की मदद करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बात यहाँ पे हो रही है ए, बी और सी तीनों मिलकर के काम को कैसे खत्म करता है। तो ए काम को करता है 20 दिन में, बी करता है 30 में और सी करता है 60 में। ए कितने में कर रहा है? 20 में, ठीक है। और अगर हम बी की बात करें तो बी कितने में कर रहा है? तो 30 में। और सी कितने में कर रहा है? तो सी कर रहा है 60 में। क्लियर है। अब अगर इस तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब ए अगर 20 काम करता है एक दिन में तो टोटल काम तो हमारा 60 हुआ, ठीक है। जो एलसीएम आया वो टोटल काम है। तो ए अगर 60 काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 3 काम। इसी तरह से अगर बी 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो 2 काम करेगा। और सी अगर 60 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो 1 काम करेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ए के लिए कह रहा है कि 20 दिन में खत्म करता है, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। तो तीनों का एलसीएम निकालें, टोटल काम हो गया हमारा 60। तो अगर ए 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3 करेगा, वैसे ही बी 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 2 करेगा, और सी 60 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 1 करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की मदद करते हैं, तीसरा दिन बी और सी मिलके ए का मदद करता है, मतलब पहला दिन और दूसरा दिन सिर्फ ए ही काम किया है, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना काम किया है? 3 काम, ठीक है। दूसरे दिन भी काम किया है ये 3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा। और तीसरे दिन जो ये काम करेगा
तो इसके साथ कौन सा मिल जाएगा, बी और सी दोनों मिल जाएगा। मतलब 3 तो ये पहले कर ही रहा है, ठीक है, ये जो ए है वो 3 काम कर ही रहा है, और बी तो एक दिन में 2 काम करेगा, और सी एक दिन में 1 काम करेगा। तो तीनों मिल जा रहा है, तो 3 2 5 1 6 काम हो गया। तो मतलब यहाँ पे 3 3 6 6 12 काम हो गया। क्लियर है यहाँ तक? और ये 12 काम कितने दिन में कर रहा है, तो ये 12 काम कर रहा है 3 दिन में। क्लियर है? 12 काम कर रहा है 3 दिन में, ठीक है। तो हमको 60 काम निकालना है कि 60 काम कितने दिन में करेगा। तो अगर 12 काम 3 दिन में कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में करेगा। तो 12 को 60 लाने के लिए हमको इसमें 5 से गुना किए हैं। तो अगर हम एक तरफ बराबर के एक तरफ अगर 5 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी हमको 5 से गुना करना होगा। तो इसमें 5 से गुना करेंगे मतलब 15 दिन। और ये 15 दिन किस में दिया है, तो 15 दिन बी ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो। नेक्स्ट है ए और बी की चालों का अनुपात 4:5 है। इसलिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल से दोगुनी चाल से चलता है तो वह उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। ठीक है, अब चाल यहाँ पे दिया है ए और बी का। ए और बी का चाल कितना दिया है, 4:5 के अनुपात में दिया है। तो अगर चाल है 4:5 के अनुपात में, ठीक है, अगर स्पीड है 4:5 के अनुपात में, तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब 5:4 के अनुपात में ये टाइम हो जाएगा। अब इस दोनों में अंतर कितने का है, अगर मान लीजिए कि ए को 5 मिनट लगता है तो बी को 4 मिनट लगता है, मतलब दोनों में अंतर 1 मिनट का है। ठीक है, लेकिन ये अंतर तो हमको यहाँ पे कह रहा है 20 मिनट का। तो 1 मिनट मतलब 1 यूनिट जो है, यहाँ पे 1 मिनट नहीं यहाँ लिखेंगे, 1 यूनिट लिखेंगे। ठीक है, तो 1 यूनिट जो है वो 20 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए अपनी चाल से दुगुनी चाल से चलता है तो वह उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो अगर हम यहाँ पे बी की बात करें तो बी करेगा 20 चौक 80 मिनट में, और ए करेगा 5 से 20 को गुना करेंगे क्योंकि ये 5 यूनिट है ना, तो ये करेगा 100 मिनट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि ए अपनी चाल से दुगुनी चाल से चलता है, तो अगर चाल दुगुना करेंगे तो समय आधा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं और कहीं जाने में आपको 20 मिनट लगता है, और वही अगर चाल आप दोगुना कर लेते हैं, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहे हैं, तो समय आधा लगेगा। तो मतलब अगर ये सेम चाल से चल रहा है तो 100 मिनट लगेगा, लेकिन कह रहा है कि चाल दोगुना करना है तो टाइम क्या हो जाएगा, अगर चाल दोगुना हुआ तो समय क्या हो जाएगा, समय आधा हो जाएगा। ठीक है, चाल दोगुना हुआ तो समय आधा, तो समय को आधा करेंगे 100/2, मतलब कितना हुआ, 50 मिनट। ठीक है, और ये 50 मिनट किस में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्कूल में गणित, विज्ञान और हिंदी के लिए सीटें 7:8:9 के अनुपात में है। हर वर्ष सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। मतलब गणित, मैथ है, साइंस है और हिंदी है। ठीक है, और तीनों का अनुपात कितना दिया है, 7:8:9। और कितना सीट हर वर्ष बढ़ रहा है, तो मैथ का मतलब गणित का सीट 30% बढ़ रहा है, मतलब इसमें 130 से गुना करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से विज्ञान में क्या है, 40% बढ़ा रहा है तो गुने 140 करेंगे, और यहाँ हिंदी में कितना बढ़ा रहा है, 50, तो गुने 150 करेंगे। अब 0 से 0 तो सबका कट हो जाएगा, तो 13 सते 91, ठीक है, अनुपात 14 8 112 और 15 9 135। ठीक है, 91:112:135। कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं तो अगर सेम आंसर है जैसे 91:112:135, ए ऑप्शन दिया है तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो खुश है ना आप लोग, 15 सेकेंड में आंसर आ जा रहा है, खुश है ना। नेक्स्ट है, एक छात्र को 4 विषय में प्राप्त औसत अंक 75 है, लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के भी अंक जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत 70 हो जाता है। उसे अंग्रेजी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अब 4 विषय का औसत कितना है, तो 4 विषय का औसत आपको दिया है 75। तो योग क्या हो जाएगा, तो जितना विषय रहेगा उससे हम गुना करेंगे। ठीक है, तो 75 चौके तो 75 दूनी 150, 150 300 हो जाएगा। और इसी तरह से 5 विषय का औसत कितना दिया है, तो 5 विषय का औसत आपको दिया है 70। 5 विषय का औसत है 70, तो यहाँ पे योग कितना हो जाएगा,
5 गुने 70 मतलब 350। ठीक है, ये 5 विषय मतलब एक विषय यहाँ पे ऐड हो गया अंग्रेजी, तो ये 4 विषय था 300 आया था और अंग्रेजी ऐड होने के बाद 350 आ रहा है। तो अंग्रेजी में कितना आया है, तो दोनों में अंतर है 50 का, तो अंग्रेजी में इसको अंक है, अंग्रेजी में अंक है 50। ठीक है, अब देख लीजिए 50 किस में है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 15% का लाभ होता है परंतु दूसरा 15% हानि पर बेचता है, तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितना लाभ या हानि हुआ। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि कोई वस्तु का दाम दिया रहा है और उसके बारे में बताए कि एक पर उसे लाभ हुआ है और दूसरे पर हानि हुआ है, या नहीं तो दिया रहा है कि एक पर उसे हानि हुआ है और दूसरे पर लाभ हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है। अब रही बात कि कितना हानि होगा, यहाँ तो 2 हमारे पास ऑप्शन है हानि का, तो ये निकालने के लिए अब यहाँ पे क्या दिया है कि 15% का लाभ हुआ है और 15% का हानि भी हुआ है, तो हमको सिंपल सा निकालना है 15 का 15%। तो 15 का 15% निकालने के लिए 15 गुने 15/100 हो जाएगा, 15 225, 225/100 तो मतलब 2.25%। तो यही हमारा आंसर हुआ 2.25%। और रही बात कि इस तरह के क्वेश्चन में हानि होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 2.25% हानि। नेक्स्ट है, किसी मूलधन पर 25% के वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1725 रुपये है, तो मूलधन हमको ज्ञात करना है। तो ये जो डिफरेंस है पिछली वीडियो में बताया है कि ये जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रहेगा, तो उसके लिए और 2 वर्ष अगर टाइम रहेगा तो सिंपल सा उसके लिए फॉर्मूला है डी इक्वल टू मतलब डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 और पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर आपको कितना दिया है, 1725 दिया है। पी हमको यही मूलधन ज्ञात करना है, पी हमको प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितना है 25, तो 25/100 का पावर 2 मतलब 25/100 गुने हो जाएगा 25/100। ठीक है, 1725 बराबर हो जाएगा पी इंटू 25/100 गुने 25/100, 25 चौके 100, 25 चौके 100, ठीक ना, 4 चौके 16 हो रहा है, मतलब 1725 बराबर हो गया P/16। तो P बराबर क्या हो जाएगा 1725 गुने 16, इसको गुना करेंगे 27,600। ठीक है, 27,600 किसमें है, सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करें। अब अल्कोहल और पानी मतलब अल्कोहल और वाटर का अनुपात कितना दिया है, तो 5:4 आपको दिया हुआ है और इसमें 9 लीटर हमको पानी ऐड करना है, 9 लीटर ऐड करना है हमको। तो 9 लीटर पानी मिलाने के बाद अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, तो 4:5। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम पानी में ऐड किए हैं, पानी में 9 लीटर पानी ऐड किए हैं, लेकिन अल्कोहल तो हम ऐड नहीं किए, तो अल्कोहल तो हमको 5 ही रहना चाहिए था ना, लेकिन ये तो कम हो रहा है, तो कम हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो मतलब इस वाले में हम 4 से गुना करेंगे और इस वाले में हम 5 से गुना करेंगे। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल और वाटर का रेशियो फिर से क्या हो जाएगा, 4 5 20 और 4 चौके 16, और यहाँ हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 5 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए पहले था 16 और 9 लीटर ऐड होने के बाद हो रहा है कितना 25, मतलब 9 लीटर ऐड किए हैं, तो 9 लीटर ऐड किए हैं तो यहाँ पे भी 9 आपका बढ़ गया है। ठीक है, 9 लीटर में 9 आपका बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 9 यूनिट जो है, 9 यूनिट अगर 9 लीटर के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करें, तो अल्कोहल की मात्रा हमको फाइनल कितना है 20 यूनिट आया है, तो अगर 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर है तो 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 20 लीटर के बराबर। ठीक है, तो यही 20 लीटर हमारा आंसर होगा, और ये 20 लीटर किस में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में
एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाती है। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। मतलब फादर है और डॉटर है, पिता और पुत्री की आयु का अनुपात कितना है? 3:1 है, ठीक है। और 10 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है? तो 10 वर्ष बाद ये कह रहा है कि उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाती है। मतलब पुत्री की आयु जो अगर 1 मानेंगे तो इसकी आयु 2 हो जाएगी। लेकिन ये तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद दोनों का उम्र 10-10 साल बढ़ेगा ना। तो ये शुरू में मान लेते हैं कि 3 यूनिट था और 10 वर्ष बाद 2 हो गया, तो ये तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ भी बढ़ना चाहिए था ना। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को 2 से गुना कर लेंगे। तो 2 से अगर हम गुना करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ पे पुत्री का आयु 1 यूनिट था और यहाँ पे 2 यूनिट हो गया। मतलब 10 वर्ष बाद कितना यूनिट बढ़ा है? 10 वर्ष बाद कितना यूनिट बढ़ा है? तो 1 यूनिट बढ़ा है। तो मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है? 1 यूनिट 10 वर्ष के बराबर है। तो यही तो हमसे पूछ रहा है ना कि पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु शुरू में इसका 1 यूनिट था और 1 यूनिट किसके बराबर है? 10 वर्ष के बराबर है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 10 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? मतलब पहले क्या हो रहा है? तो 8% की कमी हो रही है और दूसरे में 5% की वृद्धि हो रही है। तो पिछले क्वेश्चन में बताया है कि इस तरह का अगर है वृद्धि और कमी का, तो उसके लिए हमको शॉर्टकट क्या करना है? जैसे पहले कह रहा है कमी तो -8, फिर वृद्धि तो +5 और फिर -8 गुने 5/100 हो जाएगा। 5 से 20 पंचे 100 और 4 से 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, ठीक ना। तो -8 और +5 मतलब -3 हुआ और माइनस में है 2/5 है, मतलब ये हो गया 0.4, मतलब -3.04, ठीक ना, -3.04। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हमको कमी हो रहा है, तो ये अगर कमी हो रहा है तो कोई भी चीज़ हम 100 पे लेकर के चलते हैं, तो 100 में से अगर हम -3.04 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? 96.6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 96.6। अब वही 80,000 का हमको अब ये 96% ही जनसंख्या बच रहा है ना। पहले ये 8% कमा और फिर 5% बढ़ गया, तो मतलब फाइनली इसका जनसंख्या जो होगा वो 96.6 पे निकलेगा, ठीक ना। तो हो जाएगा 80,000 का 96.6%, मतलब 80,000 गुने 96.6/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो आएगा, इससे भी ये जीरो कट हो गया, मतलब 80 गुने 966। अब इसको गुना करेंगे 77,280, ठीक है। 1 जीरो के बदले दे देंगे, तो 77,280 किस में है? तो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 अभ्यर्थियों ने चुनाव लड़ा, एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। इस मतदान में कुल मतों की संख्या कितनी थी? अब अगर कोई भी मतदान होता है या किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं तो 100% पे बात करते हैं। अब रही बात कि 2 यहाँ पे कैंडिडेट था, एक को कितना मिला है? 60% मिला है। तो अगर 100% में एक को 60 मिला है तो दूसरे को 40 मिला होगा। अब ये जो 60% वाला है वह 1600 मत से जीत गया है, तो यहाँ दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो अंतर है 20%, ठीक है। अंतर 20 ही ना है, 60 और 40 में अंतर कितना है? 20% का। और ये 20% किसके बराबर है? तो 1600 के बराबर है। तो अगर 20% 1600 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? तो 1600/20 मतलब 80 के बराबर हो जाएगा। तो अगर 1% 80 के बराबर है तो मतदान कितने पे होता है? 100% पे, मतलब 100 पे होता है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? तो 80 गुने 100 मतलब 8,000 यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। और 8,000 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी? अब इसका चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि 15 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो ये यहाँ पे जो चाल ये इसका है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। पहले इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो 90 को 5/18 से अगर हम गुना करते हैं तो इसका जो चाल होगा वो मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। तो 18 पंचे 90 मतलब 25 मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि 15 मिनट में यह कितना दूरी तय करेगा। तो सिंपल सा हमको 25 गुने 15, तो ये तो 15 मिनट है, तो मिनट को फिर से हमको सेकेंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दूरी चाल जो है वो मीटर प्रति सेकेंड में दिया है। तो 25 गुने 15 गुने 7 तो कितना हो जाएगा, 22,500 मीटर। ठीक है, और 22,500 किस में दिया है, तो डी ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 1 किलो चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो बढ़ी हुई राशि 12 रुपये है। तो चावल की प्रति किलो नई दर ज्ञात करें। अब 25% जो दिया है वो किसके बराबर दिया है, तो 12 रुपये के बराबर दिया है। अब अगर हम 100% इसका निकालें तो किसके बराबर हो जाएगा, तो अगर 25% 12 के बराबर है तो 100% हो जाएगा 12 गुने 4 मतलब 48 रुपये के बराबर। तो 48 रुपये तो इसका शुरू का दाम हुआ और इसमें हमको 25% बढ़ाना है, तो 48 प्लस 12 मतलब हो जाएगा 60 रुपये। ठीक है, और 60 रुपये किस में दिया है, तो बी ऑप्शन में दिया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो 25% बराबर है 12 रुपये, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 12/25 के बराबर हो जाएगा। और हमको कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, तो मतलब 125% हमको निकालना पड़ेगा। तो 125% बराबर हो जाएगा 12/25 गुने 125। ठीक है, 25 पंचे 125, तो 12 गुने 5, तो 12 पंचे कितना हुआ, 60 हो गया। ठीक है, तो 60 रुपये। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, जो तरीका आपका इजी लग रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करके भी 16,000 मतों से हार गया। इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। इसको भी सेम उसी तरह से बनाएंगे, 100% पे लेके चलेंगे। 2 उम्मीदवार है, एक को 30% मिला है तो दूसरे को 70% मिला होगा। अब दोनों के बीच अंतर कितना का है, तो अंतर है 40% का। तो ये जो उम्मीदवार है इसको 40% कम मिला, तो और फिर भी वो 16,000 मत से हार गया। तो अगर 40% 16,000 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 16,000/40 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 400 के बराबर हुआ। तो 1% किसके बराबर हुआ, 400 के बराबर हुआ। तो हमको 100% निकालना है, कुल कितना मत पड़ा था। तो अगर 1% 400 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 400 गुने 100 मतलब 40,000 के बराबर हो जाएगा। और ये 40,000 किस में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, माया और मीरा की वर्तमान आयु 6:5 के अनुपात में है और 15 साल बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी है। अब यहाँ पे दिया है कि माया और एक है मीरा। ठीक है, इस दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 6:5 है। और 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा ये अनुपात, तो 15 वर्ष बाद यह अनुपात हो जा रहा है आपका 9:8। ठीक है, अब दोनों में अंतर कितना है, तो पहले था 6 और अब हो गया 9, मतलब ये 3 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ भी मीरा का पहले था 5 और बाद में हो गया 15 साल के बाद 8, तो यहाँ भी 3 का अंतर है। ठीक है, तो मतलब ये 3 किसके बराबर है, तो 3 है 15 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 5 के बराबर। अब अगर ये 1 5 के बराबर है तो मीरा की वर्तमान आयु यहाँ पे 5 है। ठीक है,
तो 5 गुने 5 यहाँ पे कर लेंगे, मतलब 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 25 वर्ष किस में दिया है? डी ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 3600 रुपये के लाभ को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी जो है वो किसके बराबर है? तो 5:4 के बराबर है। और बी अनुपात सी किसके बराबर है? तो बी अनुपात सी जो है वो 8:9 के बराबर है। ठीक है, 8:9 के बराबर है। ध्यान रहेगा, यहाँ तक सही है। तो हमको सी का मान निकालना है। तो अगर यहाँ पे 5:4 है, फिर 8:9 है, तो इसके बगल में हम क्या कर लेंगे? 4 दे देंगे। और इसके बगल में क्या करेंगे कि यहाँ पे 8 है, तो इसके बगल में 8 दे देंगे। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए। तो 8 पंचे 40, 4 8 32 और 4 9 36। अब इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो 4 से ये तीनों कट जाएगा। तो 4 दहाई 40, 4 8 32 और 4 9 36। हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 10:8:9। तो हमको सी का मान निकालना है। ठीक है, और टोटल कितना है? 3600। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3600 गुने, अब सी का कितना है? 9 है। ठीक है, सी यहाँ पे 9 है। और टोटल हमारा कितना है? तो 10 8 18 और 9 27। ठीक है, 9 तिया 27 और 3 से 12 तिया 36। ये यहाँ पे 1200 आ गया। तो सी का मान कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। और 1200 किस में दिया है? ए में दिया है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। अब से 3 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व किसके अनुपात का बात कर रहा है? तो सुभाष और प्रणव, इस दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 4:5 था। ठीक ना। और 3 वर्ष बाद की अगर बात करें, 3 वर्ष बाद की अगर बात करें तो ये अनुपात हो जाता है 5:6 के बराबर। ठीक ना। तो यहाँ पे इस दोनों के बीच अंतर कितना है? 4 और 5 यहाँ पे, इस दोनों में 1 का अंतर है। और यहाँ भी 5 और 6 मतलब 1 का अंतर है। तो ये जो 1 है, ये 1 किसके बराबर है? तो 2 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, मतलब 2 और 3 मिला के 5 के बराबर है। तो 1 जो है अगर 5 के बराबर है तो ये हमको क्या कह रहा है? प्रणव की वर्तमान आयु निकालना है। तो प्रणव का या तो हम 5 पे लेके चलेंगे या 6 पे लेके चलेंगे। तो अगर हम 6 पे लेकर के चल रहे हैं तो अगर 1 5 के बराबर है तो 6 किसके बराबर हो जाएगा? तो 6 पंचे 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक ना। तो ये तो 3 वर्ष बाद की आयु हमारा 30 इसका निकला। और हमसे पूछ रहा है इसका वर्तमान आयु। तो वर्तमान निकालने के लिए 30 में से हम 3 को घटाएंगे, मतलब 27 वर्ष यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इससे हम निकालना चाहते तो 5 गुने 5 मतलब यहाँ पे 25 आता। ठीक ना। तो ये तो 2 वर्ष पूर्व न रहता 25, 2 वर्ष पूर्व में ये 5 था ना, तो 2 वर्ष पूर्व 25 रहता। तो इसमें अगर हम 2 वर्ष ऐड कर देते तो वर्तमान आ जाता, मतलब 25 2 27 वर्ष। ठीक है, और ये 27 वर्ष किस में दिया है? तो 27 वर्ष हमारा डी ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ? अब जो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य है, 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? तो 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे वैसे ही लाभ पता चल रहा है कि 9 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे सिंपली लाभ कितना हुआ? तो 6 वस्तु लाभ हो गया। अब यही हमको प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 6/9 गुने 100। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 66.6% आ जाएगा। तो यही 66.6 किस में दिया है? बी ऑप्शन में दिया है। तो लगभग 66.6% का लाभ बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 रुपये हो जाती है। तो धनराशि हमको ज्ञात करना है। अब इस तरह का क्वेश्चन रहे और 2 वर्ष अगर दिया रहे
तो साधारण ब्याज बराबर सीधा हो जाएगा रेट इंटू टाइम का प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पे रेट कितना है, तो रेट यहाँ पे हमारा, सॉरी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 5% होगा, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। ठीक है, तो रेट है 5% और समय कितना है 2, मतलब ये साधारण ब्याज जो है वो 10% के बराबर हो रहा है। ठीक ना, और कोई भी चीज का बात करें तो प्रिंसिपल कितना होगा, 100% होगा, 100 ही मान के चलेंगे ना। तो यहाँ पे मिश्रधन हो जाएगा 100 और 10, कितना हुआ 110%। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे मिश्रधन कितना दिया है, 16,500 दिया है, तो 16,500 बट्टा 110 गुने 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 15,000 रुपया। ठीक ना, और 15,000 रुपया किस ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन में दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषा में है। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, अगर इसको हम 100% पे लेके चल रहे हैं तो अंग्रेजी का कितना है 30% है। ठीक ना, और 50% हिंदी का है, तो 30 और 50 मतलब 80% इधर हो गया, तो बाकी हमारे पास बच रहा है 20%। तो ये जो 20% है वो किसके बराबर है, 500 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 500 बट्टा 20 मतलब 25 के बराबर, 1% हो गया 25 के बराबर। ठीक ना, तो हमको 100% निकालना है क्योंकि कुल पुस्तक हमसे पूछ रहा है, तो अगर एक है 25 के बराबर तो 100 हो जाएगा 2500 के बराबर, और 2500 किसमें दिया है, तो सी ऑप्शन में दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया हुआ है, 2500 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 7 संख्या हमको पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अगर क्रमागत संख्या है उसका औसत 20 दिया है, तो 3 इधर छोड़ देते हैं और 3 इधर छोड़ देते हैं, तो ये बीच वाला जो है ये 20 है, तो इधर वाला कम में चलेगा, मतलब 19 18 17 चलेगा, और इधर वाला 21 22 और 23 रहेगा। ठीक है, इसी हिसाब से चलेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 23 हो जाएगा, और इसका ए में ये 23 दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है, वह राशि ज्ञात करें। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का, तो ये जो अंतर होता है वो P इंटू R/100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जो अंतर है, डिफरेंस अंतर जो दिया है ये 45 दिया है, और P मूलधन हमको निकालना है, वही राशि हमको निकालना है, तो P इंटू और रेट कितना है 12.5 बट्टा यहाँ पे 100 हो जाएगा और इसका स्क्वायर, तो 45 बराबर P इंटू 12.5, पॉइंट अगर हटा देते हैं तो एक जीरो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 125 बट्टा 1000 गुने 125 बट्टा 1000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो P का मान आपको 2880 आ जाएगा, और 2880 किस ऑप्शन में दिया है, सॉरी 2880 का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बट ये 2880 यहाँ पे होगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। ये अगर ऑप्शन नहीं दिया रहता तो गलत हो जाता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2880 रुपए। नेक्स्ट है, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी, तो मोहित की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। 17 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है, 17 वर्ष पूर्व जो रितेश की आयु है वो मोहित की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, मोहित की आयु अगर हम 1 मानेंगे तो रितेश का आयु हो जाएगा 4, और इस दोनों में अंतर कितने का है, तो 3 का अंतर है, और ये जो 3 है वो किसके बराबर है, 12 वर्ष के बराबर है, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों मोहित और रितेश की आयु में 12 वर्ष का अंतर है, 12 वर्ष अधिक है मतलब 12 वर्ष का अंतर है, तो 3 जो है वो 12 के बराबर हुआ, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 वर्ष के बराबर, और यही 1 यहाँ पे मोहित का है। ठीक है, तो मोहित का जो आयु है
वो 4 वर्ष हुआ। लेकिन ये 4 वर्ष कब का है? 17 वर्ष पहले का है। तो हमसे तो पूछ रहा है यहाँ पे वर्तमान में, तो इसमें हम 17 जोड़ देंगे, तो 17 4 कितना हो गया? 21 वर्ष। और ये 21 वर्ष किस में दिया है? तो डी ऑप्शन में दिया है, तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक एक दुकानदार को अपने माल को अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 12% की छूट के बाद भी 32% का लाभ अर्जित किया जा सके। मतलब इसमें हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक दाम अंकित करे कि उसको अंकित मूल्य पर छूट भी दे दिया जाए और फिर भी हमको लाभ हासिल हो। ठीक है, समझ रहे हो? तो अगर हम इसको 100 मान के बनाते हैं, ठीक है, 100 पे अगर हम इसको बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है? छूट कितना कह रहा है देने के लिए? तो छूट है 12%। मतलब 100 रुपया की वस्तु हमको बेचना कितना में है? तो 12% का छूट देना है, मतलब 88 रुपया में। 100 में से 12 जाएगा तो 88 हो जाएगा। और लाभ कितना अर्जित करना है इसको? तो लाभ इसको अर्जित करना है 32%। मतलब 100 की वस्तु को उसको कितना है बेचना है? 132 में। अब ये 88 और 132, इस दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? तो 44 रुपए का। मतलब अगर 100 रुपए की वस्तु को 144 रुपये हम दाम अंकित करते हैं, 100 पे हम मान के चले हैं, तो 100 की वस्तु को अगर हम 144 दाम अंकित करते हैं तो इस पे 12% का छूट भी दे देंगे और फिर भी हमको लाभ 32% होगा। ठीक है, तो ये जो 44 का अंतर हुआ, ये बस समझने के लिए बताया है, ये जो 44 का अंतर हुआ इसी का हमको प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, कितना प्रतिशत, यही नाम से पूछ रहा है। तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए 44 बट्टा, अब ये छूट जो है इसी के हिसाब से प्रतिशत निकलेगा, तो ये 88 है, तो मतलब 44 बट्टा 88 गुने 100। ठीक है, 44 दूने 88 और 2 से 50 दूनी 100। मतलब कितना इसको अंकित करना होगा एक्स्ट्रा? तो 50% अधिक इसको अंकित करना होगा। और ये 50% किसमें दिया है? तो सी ऑप्शन में दिया है, तो यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि 100 रुपया अगर हम अंकित कर रहे हैं तो 12% का छूट दे रहे हैं और लाभ फिर भी हमको चाहिए 32%। तो कभी भी प्रतिशत का या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो जनरली हम लोग 100 लेकर के बनाते हैं कि इजिली सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर दो लोगों की आय एक दूसरे से 20% कम है तो एक दूसरे से 20% ज्यादा भी होगा, बट ऐसा तो होता नहीं है। गजब बेइज्जती। अब जैसे मान लीजिए कि 100 पे इसको हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, तो ए की आय क्या कह रहा है कि बी की आय से 20% कम है। तो जैसे मान लीजिए बी का हम 100 मान के चलते हैं तो ए का कितना हो जाएगा? 80, तभी ना 20% ये कम है, मतलब 20 कम है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी की जो आय है वो ए की आय से 20 कम है, मतलब बी की आय ए की आय से 20 अधिक भी है। ठीक है, आय से 20 अधिक है। अब इसी का हमको प्रतिशत निकालना है, तो 20 अधिक है लेकिन हमको किससे इसका प्रतिशत निकालना है? ए से ही निकालना है, तो 20 बटा 80, ठीक है, गुने 100 हो जाएगा। तो 20 चौके 80 और 4 से 25 चौके 100। तो मतलब यहाँ पे बी की जो आय है वो ए की आय से कितना अधिक है? तो 25% अधिक है। अब यहाँ पे क्लियर है आप लोगों का, और 25 डी में है तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कैसे इसको बनाया है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी का अगर हम 100 मान लिए हैं तो ए का 80 हो जाएगा, तभी 20 कम है। अब पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो बी की आय
बी की जो आय है वो ए की आय से 20 अधिक भी है, 20 कम है तो 20 अधिक भी तो है। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए 20 बट्टा यहाँ पे 80 लेंगे, क्योंकि ए से हमको कंपेयर करना है ना। ए से पूछ रहा है कि कंपेयर करने के लिए मतलब कितना प्रतिशत अधिक है, तो 20 बट्टा 80 गुने 100 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है संख्या 6, 7, 15 और 17 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक संख्या समानुपाती हो जाए। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन हो और तो संख्याओं को अगर समानुपाती करना है तो चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है जोड़ा जाए। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है क्या घटाया जाए, तो जोड़ना या घटाना कुछ भी रहे, बस ये देख लीजिएगा कि आपको संख्या को समानुपाती करना है। तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, तो AD माइनस BC बट्टा A प्लस D माइनस B प्लस C। ध्यान रहेगा, AD माइनस BC बट्टा A प्लस D माइनस B प्लस C। और इसको हमेशा मोड में लेकर के आपको चलना पड़ता है। तो अब AD माइनस BC है तो A है 6 और D हो जाएगा 17, तो मतलब 6 गुने 17 माइनस BC, तो B है 7 तो 7 गुने 15 बट्टा A प्लस D, तो A है 6 और D है 17, तो 6 प्लस 17 माइनस B प्लस C मतलब 7 प्लस 15, ठीक है। अब ऊपर हो जाएगा 17 छक्के 102 माइनस 15 साते 105 बट्टा 17 6 23 और माइनस 15 7 22, ठीक ना। तो ये ऊपर में हो गया -3 और नीचे में हो गया 1, और ये तो आपका मोड में है। कभी भी इस तरह का रहेगा तो ये फॉर्मूला मोड में रहता है, मतलब चाहे वो प्लस में आए या माइनस में आए, आंसर आपको प्लस में ही रहेगा। तो प्लस का तो प्लस ही होगा, लेकिन माइनस अगर मोड में है तो इसका भी आंसर प्लस होगा। तो यही 3 हमारा आंसर हो गया। 3 किस में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को यह 3 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अब जैसे मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, ठीक है। और इसकी ये जो है एक व्यक्ति है, मान लेते हैं कि ये एक व्यक्ति है, और व्यक्ति जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो ये जो ट्रेन है वो इस व्यक्ति को 3 सेकेंड में पार कर जाता है। वो सेम दिशा में चल रहा है, ठीक है। ट्रेन अगर इधर जा रही है तो व्यक्ति भी इधर जा रहा है, मतलब दोनों का दिशा सेम है। तो अगर समान दिशा में दो वस्तु चल रहे हो तो दोनों के चाल को हम घटाते हैं, और अगर अलग विपरीत दिशा में हो, जैसे धारा वाला कंडीशन रहता है, धारा और नाव वाला कंडीशन रहता है, तो वो तो एक दूसरे के विपरीत रहती है ना। धारा और नाव एक दूसरे के विपरीत ज्यादातर सिचुएशन में रहती है। तो इस वाले कंडीशन में हम दोनों के स्पीड को क्या करते हैं, दोनों के चाल को जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों के चाल को घटाना है। तो ट्रेन का तो चाल हमको दिया नहीं है, तो ट्रेन का चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर, ठीक है। और स्पीड जो है मतलब ये जो चाल है, तो फाइनल चाल इस दोनों का मिला करके क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों समान दिशा में चल रहा है। तो इसका तो चाल ऑलरेडी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका x है, तो जब समान दिशा में हो तो दोनों के चाल को घटाना है। लेकिन यहाँ पे चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है, और टाइम तो हमको सेकेंड में दिया है, तो इसको हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल हो और मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करते हैं। और टाइम हमको कितना दिया है, तो टाइम दिया है 3 सेकेंड, तो इसको 3 से गुना कर लेंगे, ठीक है। 3 छक 18। तो अगर आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 10, 5x माइनस 10 बराबर 150 और 6 को गुना करेंगे हो जाएगा 900, ठीक है। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, तो 900 प्लस 10, क्योंकि इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 910। तो x बराबर हो गया 910/5।
5 एकम 5, 4 9, 4 1, 5 8 40, 5 दूनी 10, 182 आ गया। मतलब 182 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 182 किलोमीटर डी ऑप्शन में दिया है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट है, 3 दोस्त पी, क्यू और आर ने एक व्यवसाय शुरू किया। पी के निवेश का 5 गुना, पी के निवेश का 5 गुना जो है वो क्यू के निवेश के 2 गुने और आर के निवेश के 3 गुने के बराबर है। ठीक है? यदि क्यू का हिस्सा, ठीक ना, पी, क्यू और आर है, 3 आदमी बिजनेस शुरू किया है। ठीक है? कह रहा है कि यदि क्यू का जो हिस्सा है वो 6195 है तो पी का हिस्सा क्या होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पी के निवेश का 5 गुना, पी का जो निवेश है इसका 5 गुना, मतलब इसमें हमको 5 से गुना करना है। क्यू के निवेश के 2 गुने, मतलब इसमें हमको 2 से गुना करना है। और आर के निवेश के 3 गुने, तो इसमें हमको 3 से गुना करना है। ठीक है? और ये सारा क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो इस तीनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 5, 2 और 3 का, तो इसका एलसीएम हमको आ जाता है 30। ठीक है? 30 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे 5 है, तो 5 छक्के 30, मतलब ये पी वाला जो हमारा पार्ट है ये 6 हो गया। अनुपात ये 2 क्यू है और यहाँ पे 30 है, तो 2 से 30 हो गया 15, तो अनुपात 15, क्यू वाला पार्ट हो गया 15। और आर का हो जाएगा 3 दहाई 30, मतलब आर का पार्ट हो गया यहाँ पे 10। तो हमारा क्यू का पार्ट कितना है, 15। ठीक है? लेकिन क्यू का हिस्सा तो दिया है 6195, क्यू का हमारा तो आया 15 और दिया है 6195। और हमको निकालना किससे है, तो पी का हिस्सा हमको निकालना है, और पी का हिस्सा तो यहाँ पे 6 आया हुआ है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 6195 बट्टा यहाँ पे क्यू का हिस्सा है 15 और हमको निकालना किसका है, पी का, तो पी का हिस्सा है 6। 15 से ये कट जाएगा, 15 चौके 60, 1 9, 15 इकाई 15, 4 5, 15 तिहाई 45, मतलब 413 गुने 6, 6 18 के 8 1, 6 इकाई 6 1 7, 6 चौक 24। तो आ गया हमारा 2478। और ये 2478 किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई हो तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके खर्च में वृद्धि न हो। मतलब अगर चीनी का बात करें, पहले का दाम 100 पे ले लेते हैं, तो पहले अगर चीनी का दाम 100 रुपये प्रति किलो था, तो अभी मतलब नया दाम इसका क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 120 रुपये हो गया। तो हमको खपत में कितना कम करें कि उसका जो खर्च है उसमें वृद्धि न हो। तो मान लेते हैं कि पहले हमारा खर्च 100 रुपया था, तो अभी तो चीनी का दाम में 20% का वृद्धि हो गया, तो अभी हमारा खर्च 120 रुपया हो रहा है। तो अगर हम 20 रुपया कम करेंगे, मतलब कमी हमको कितना करना है, तो 20 रुपया हमको कमी करना है। ठीक है? तो खपत में हमको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मतलब खर्च में हमको कोई अंतर नहीं पड़ेगा अगर 20 रुपया हम खपत कम कर लेते हैं तो यही हमको इसका प्रतिशत निकालना है। तो 20 बटा हो जाएगा 120 गुने 100। ठीक है? 20 छक 120, 100 बटा 6, 6 एकम 6, 4 0, 6 छक 36, 4 0, मतलब 16.66 के आसपास आ रहा है। तो यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कमी तो हमको 20 ही रुपया करना है ना, और कमी हमको जो 20 रुपया करना है वो किस पे कमी करना है, तो नया वाला जो दाम है उसी में से हमको 20 रुपया कमी करना है, पुराना से तो करना नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे 20 बटा 120 लिए हैं। ठीक है? और गुने 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हमको गुना करना होता है। नेक्स्ट है, राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया। लाभ को निवेश के अनुरूप 2:3 में विभाजित किया गया। यदि राजीव ने 40,000 रुपये निवेश किए तो अभय के द्वारा निवेश की गई राशि क्या है। अब राजीव और अभय की अगर बात करें तो निवेश वो कितना कितना किया है, तो निवेश किया है 2:3 में। ठीक है? 2:3 में, मतलब राजीव अगर 2 रुपया निवेश किया है तो अभय 3 रुपया निवेश किया है। ठीक है? यहाँ पे लेकिन दे रहा है राजीव कितना निवेश किया है, 40,000। राजीव निवेश किया है 40,000, मतलब ये 2 जो है वो 40,000 के बराबर है।
तो अगर 2 40,000 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 20,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि राजीव और अभय का दे रहा है 2:3 और ये जो राजीव का है वो फिर कह रहा है 40,000। तो 2 जो है वो अगर 40,000 के बराबर है तो 1 हो गया 20,000 के बराबर। तो अभय का हमको निवेश पूछ रहा है। ठीक है, तो अभय का निवेश तो 3 है, तो अगर 1 20,000 के बराबर है तो 3 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 60,000 के बराबर। और ये 60,000 हमारा किस में दिया है? सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14, 36, 20, 54 में प्रत्येक पद में से कम क्या घटाया जाए कि यह संख्या समानुपाती हो जाए। जस्ट पीछे हम देखे हैं कि संख्या को समानुपाती करना था, लेकिन उसमें जोड़ना था और यहाँ पे घटाना है। फॉर्मूला सेम ही रहेगा मोड के अंदर, ए डी माइनस बी सी बट्टा ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए डी तो ए है 14 और डी हो जाएगा 54, तो 14 गुने 54 माइनस बी सी तो 36 गुने 20 बट्टा ए प्लस डी तो 14 प्लस 54 माइनस बी प्लस सी तो हो जाएगा 36 प्लस 20। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम 14 और 54 को गुना करते हैं तो हो जाएगा हमारा 756। वैसे ही 36 और 20 को अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा 720। फिर अगर हम 14 और 54 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 68 और माइनस 36 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56। अब 756 में से 20 घटेगा, मतलब 20 30 50 और 6 56, मतलब 36 बट्टा 68 में से 56 घटेगा तो हो जाएगा 12, 12 तिहाई 36। तो यही 3 हमारा आंसर हो गया। और ये 3 किस में दिया है? तो बी ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है राजेश अपनी आय का 5% बचाता है, 4 वर्ष बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन उसकी बचत समान रहती है, तो उसके व्यय में लगभग प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अब अगर हम आय की बात करें, अगर मान लेते हैं कि राजीव की आय 100 रुपये थी तो बचत उसका कितना था? 5% बचाता था, मतलब यह 100 में 5 रुपया बचाता था। अब फिर कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद इसका क्या हो जा रहा है कि आय में 25% की वृद्धि होती है, 25% वृद्धि होती है। तो इसका आय 125 रुपया हो जाएगा 4 वर्ष बाद, लेकिन उसकी बचत जो है वो समान रहती है। तो जब वह 100 रुपया कमाता था फिर भी 5 ही रुपया बचाता था, और 125 कमा रहा है फिर भी वो 5 ही रुपया बचा रहा है। तो अब अगर व्यय की बात करें तो अगर मान लीजिए कि 100 रुपया में 5 रुपया बचा रहा था, तो मतलब व्यय वो कितना कर रहा था? खर्च कितना कर रहा था? वो खर्च कितना कर रहा था? तो 95 रुपया। तो अगर 125 में 5 रुपया बचाता है तो खर्च यहाँ पे कितना वो कर रहा है? तो 120 रुपया। ठीक है, तो पहले वो खर्च करता था 95 और अभी खर्च कर रहा है 120, तो दोनों में अंतर कितना है? 25 रुपये का। ठीक है, मतलब ये खर्च में बढ़ाया कितना? तो 25 रुपया। तो इसका हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो 25 रुपया बढ़ाया, लेकिन वह किस पे बढ़ाया 25 रुपया? 25 रुपया ये तो रहबे क्या बढ़ाया, और इसी का हमको प्रतिशत निकालना है। तो ये बढ़ाया 95 रुपया से, तब 25 बटा 95 गुने 100 हो जाएगा, यही हमारा प्रतिशत हुआ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 26.33 करके हमारा आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 26.33 तो दिया नहीं है, तो लगभग भी हमसे पूछ रहा है, तो लगभग ये हो गया 26%। तो यही सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है एक बस आधी दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष आधी दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और अपने गंतव्य तक 2.5 घंटे में पहुंचती है। बस ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय की? एक जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और दूसरा जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर इस तरह का दिया रहे तो 2 इंटू S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2 हो जाएगा, और इंटू टाइम जो रहेगा वो हो जाएगा। तो 2 गुने
यहाँ पे एक स्पीड है 48 और एक है 72, बट्टा हो जाएगा 48 + 72, और टाइम हमारा कितना है 2.5 घंटा, मतलब 5/2। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो 48 और 72 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम कट करते हैं, 2 से 2 तो कट हो गया, 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10, 2 0, 5 चौका 20, 24, और 24 दूना 48। ठीक है, तो 2 गुने 72 हमारा है, और 72 दूना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 7 14, 144। ठीक है, और 144 किस में दिया है, सी में दिया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 36% अंकों की जरूरत है। एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले और वह 124 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे। अब इसको चाहिए कितना था, 36%। ठीक है, जरूरत कितने की थी, 36% की, और आया इसको कितना, 200, और फेल कितना से हुआ, 124 से। मतलब अगर इसको 200 और 124 मिला करके मतलब 324 आया रहता, तो वो 36% के बराबर होता और वो फेल भी नहीं करता। तो अगर 36% 324 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 324/36, मतलब 9 के बराबर हो गया। ठीक है, 9 × 6 = 54, मतलब 9 के बराबर हो गया। तो अगर 1% 9 के बराबर है, तो हम तो कोई भी काम 100 पे करते हैं, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 900 के बराबर हो जाएगा। और ये 900 किस में दिया है, तो डी ऑप्शन में दिया है, तो यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20,000 रुपए की एक वस्तु एक खुदरा विक्रेता को छूट के बाद 14,000 रुपए में बेची जाती है। खुदरा विक्रेता को कितने प्रतिशत की छूट दी गई। वस्तु का दाम कितना है, 20,000 है, और बेचा कितना में है, बेचा गया 14,000 में। ठीक है, तो छूट कितना दिया गया, तो छूट दिया गया 14/26 मतलब 6,000 का। तो ये जो छूट दिया गया, इसी का हमको प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत छूट हमको निकालना है, तो 6,000 का तो छूट मिला, लेकिन कितना पे 6,000 का मिला, तो 20,000 पे मिला। ठीक है, और गुने हो जाएगा 100, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 3 0 से ये 3 0 कट हो गया, 20 पंचे 100, और 5 छक्के 30। ठीक है, तो 30%, कितने प्रतिशत छूट मिला है, 30%, और ये सी में दिया है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपए की राशि 2 वर्ष में 441 रुपए हो जाएगी। तो हमको प्रतिशत मतलब रेट निकालना है, और ये हमको कह रहा है, इसके लिए शॉर्टकट एक फॉर्मूला होता है, √A/P। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो √A कितना है, मतलब मिश्रधन कितना है, 441, और P मतलब मूलधन कितना है, 400। ठीक है, √441/400, 441 का वर्गमूल हो जाएगा 21, और 400 का हो जाएगा 20, मतलब 20 के बदले हमको 21 देना है। मतलब इसका हमको रेट का परसेंटेज निकालना है, तो 1/20 गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 पंचे 100, तो हो गया 5%, और ये सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 रुपए का 2 वर्ष के बाद मिश्रधन ज्ञात करें यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो। तो मतलब रेट कितना दिया है, 10%। ठीक है, 10% का मतलब हुआ 1/10। ठीक है, अगर 10% को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/100, 0 से 0 कट हो गया, मतलब 1/10। तो मतलब 10 में 1 बढ़ा करके लेना है। ठीक है, तो हमको, और मूलधन P कितना दिया है, 2,000 दिया है, और टाइम कितना है, तो टाइम है 2 वर्ष, तो हमको मिश्रधन निकालना है, मतलब A निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा सिंपल सा, 2,000 गुने 11/10 गुने 11/10, क्योंकि यहाँ पे रेट जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, 11 11 ये 121, और 121 दूनी 242। ठीक है, और यहाँ तो 20 है, तो 2 4 2 0, 2420, 242 पे 1 0 यहाँ पे बढ़ेगा, मतलब 2420 रुपए हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक चुनाव में
संतोष को मंतोष से 24,000 अधिक मत मिले। यदि मंतोष और संतोष को कुल मतों का क्रमशः 30% और 40% भाग प्राप्त हुआ था तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। मंतोष और संतोष की बात हो रही है और कुल अगर हम 100% पे लेके चल रहे हैं तो मंतोष को कितना हुआ है 30% हुआ है और संतोष को कितना हुआ है तो 40%, और दोनों में अंतर कितने का है 10% का। और कह रहा है कि संतोष को मंतोष से 24,000 अधिक मत मिले। ठीक है, तो ये जो 10% अधिक है वो किसके बराबर है तो 24,000 के बराबर है। और हमको कितना प्रतिशत पे काम करना है 100 पे। तो अगर 10% 24,000 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा तो 24,000 पे एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 2,40,000 के बराबर। और ये 2,40,000 किस में दिया है 2,40,000 इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें का कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, ये 2,40,000 आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।